हेलो हेलो, आप लोगों को सीआरपीसी पढ़ाई जा रही थी और सीआरपीसी में हम आपका चैप्टर 5 शुरू किए थे, यानी कि सीआरपीसी का जो हेलो, सीआरपीसी आपका शुरू की गई थी और सीआरपीसी में हम पढ़ा रहे हैं आपका चैप्टर 5, यानी कि अध्याय 5 आपका पढ़ाया जा रहा है। अध्याय 5 आपका व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। ये सेक्शन 41 से लेकर 60A तक में ये बताया गया, और ये जो प्रावधान है ये आपका वारंट के बिना गिरफ्तारी या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी के मामले में अप्लाई होगा। और यदि मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया है, यानी कि गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, तो सीआरपीसी का सेक्शन 70 से लेकर 81 तक अप्लाई होगा। ये आपको शुरुआती दौर में बताया गया था। तत्पश्चात यहाँ जो आपका क्वेश्चन मेंस का बनता है, आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख करिए, ये बताया जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से अरेस्ट कर लिया गया है तो अवैध गिरफ्तारी या इलीगल अरेस्ट पर्सन को क्या क्या राइट होगा, ये बताया गया। तीसरा मेंस का क्वेश्चन आपको बताया गया कि पुलिस कब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकती है, ये भी बताया जा चुका है। चौथा जो मेंस का क्वेश्चन बना है कि असंज्ञेय मामलों में, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल मामलों में कब पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, ये भी पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में सेक्शन 42 में बताया था। अब आपका जो सेक्शन शुरू करना है वह 43 करना है, और 43 से भी मेंस में कई बार क्वेश्चन बना है, समस्यात्मक क्वेश्चन भी बना है। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, यानी कि सेक्शन 43, इसका मतलब ये हुआ कि सीआरपीसी की धारा जो 43 है ये प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की बात करती है, यानी कि सीआरपीसी की धारा 43 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति इन दशाओं में किसी अन्य व्यक्ति को वारंट के बिना, इन दशाओं में किसी अन्य व्यक्ति को वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता है, यानी कि गिरफ्तार कर सकता है। यहाँ से भी आपका मेंस में क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन का मॉडल बता दिया जाए। प्राइवेट व्यक्ति कब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है और गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया का उल्लेख करिए। तो जब भी ये धारा सीआरपीसी की, जब भी आप सीआरपीसी की धारा 43 पढ़िए, इसी के साथ आपका एक दो और धाराएं पढ़नी है, और जो सीआरपीसी की धारा हम बताएंगे एक और क्वेश्चन, वह आपका 72 बताएंगे और 73 बताएंगे। इसी के साथ आपका
आईपीसी की धारा कोरिलेट होगी और आईपीसी की जो धारा कोरिलेट होगी 79 होगी। फिर एक बार इसको समझिए तब शुरुआत किया जाए। क्वेश्चन, जब भी आप प्राइवेट व्यक्ति कब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, जब भी ये प्रावधान आप पढ़ेंगे तो ऐसी दशा में केवल सीआरपीसी 43 ही नहीं पढ़नी है, बल्कि सीआरपीसी की धारा 43 को लिखते समय आईपीसी की धारा 79 को हर हाल में कोरिलेट करके लिखना। अभी हम बताएंगे डिटेल। दूसरा जो मॉडल आपका यूपी में बना है एपीओ में जे में कि उन दशाओं का वर्णन करिए जिसमें किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वे कंडीशन कहाँ दी गई है जहाँ की किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट इशू किया जा सकता है। ये भी अलग से क्वेश्चन बना है और जब ये क्वेश्चन बने तो आपका सेक्शन लिखना पड़ेगा 72 और 73। दोनों मॉडल बता दिया जाए तब आपका चला जाए। फिर एक बार देखिए, प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को कब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है और गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया का उल्लेख करिए। जब ये क्वेश्चन पूछे तो सीआरपीसी की धारा 43 आप लिखेंगे और इसी के साथ आपका आईपीसी की धारा 79 को कवर करें। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट कब जारी किया जा सकेगा, यानी कि कब प्राइवेट व्यक्ति को न्यायालय आदेशित कर सकता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करे, तो जब ये अगर हम पढ़ेंगे तो इसके लिए अलग धाराएं मॉडल इस मॉडल के लिए चलेंगी और वह सेक्शन है 72 और 73। आइए पहला मॉडल उठाया जाए। पहला जो मॉडल है कि प्राइवेट व्यक्ति दशाओं का उल्लेख करिए जिन दशाओं में कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ये कंडीशन हमें चलना है। इसका मॉडल देखिए कैसे मॉडल बनाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले सामान्य नियम लिखना, इसके बाद आपका 43 सीआरपीसी लिखना है और इसके बाद आईपीसी की धारा आपका आईपीसी की धारा 79 को कवर करना। तो शुरुआत आप भूमिका कैसे बांधेंगे, आप शुरुआत कैसे करेंगे वो पहले बताया। सामान्य नियम यह है कि वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति, या ऐसे भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि सामान्यतः वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पुलिस अधिकारी को प्राप्त होती है। यानी कि किसको प्राप्त होती है, पुलिस अधिकारी। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 43 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, धारा 44 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, ये दोनों धाराएं इस नियम का या इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है, अर्थात अपवाद। फिर एक बार देखिए कैसे मॉडल बनाएं। सामान्यतः किसी व्यक्ति को
गिरफ्तार वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति पुलिस अधिकारी को प्राप्त है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 43 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी तथा धारा 44 आपका मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी इसका अपवाद है, यानी इस सामान्य नियम का विपरीत नियम। आपका फिर 43 उठाएंगे। देखिए, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसे गिरफ्तारी पर प्रक्रिया, यानी कि सेक्शन 43 में केवल प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की ही बात नहीं की गई है, बल्कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी के बाद क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उस प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया। ये मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। गिरफ्तारी और प्रक्रिया दोनों बताइए, तो आपका 43 अच्छे से जानना है। शब्द सब देखिए, धारा 43 में 3 क्लास है। पहला क्लास हम उठा रहे हैं, कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानती और संज्ञेय अपराध करता है, यानी कि नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, या किसी उद्घोषित अपराधी को, यानी कि ऐसे अपराधी को जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन हुआ है, घोषणा की गई है, गिरफ्तारी को गिरफ्तार कर सकता है, यानी कि स्वतः गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति से भी गिरफ्तार करवा सकता है। और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा, या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा। यानी कि पहला खंड आपका तोड़ा। 43 का जो पहला क्लास है, ये क्या बताता है, इसको अच्छे से देखिए। सेक्शन 43 का क्लास 1, सेक्शन 43 का क्लास 1 ये कहता है कि प्राइवेट व्यक्ति कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो पहला कंडीशन ऐसी आई कि जो व्यक्ति ऐसे प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में आपका अजमानती तथा संज्ञेय अपराध करता है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका कोई व्यक्ति उद्घोषित अपराधी है, उद्घोषित अपराधी है, तो ऐसी दशा में कोई प्राइवेट व्यक्ति, यानी कि ऐसी दशा में कोई प्राइवेट व्यक्ति या तो स्वतः ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति से गिरफ्तार करवा सकता है। और अगर चाहे स्वतः करे या अन्य करे, तो ऐसे व्यक्ति को निकटतम पुलिस बिना किसी विलंब के निकटतम पुलिस के हवाले कर देगा या करवा देगा, या अगर कोई निकटतम पुलिस नहीं है तो वह अभिरक्षा में आपका निकटतम थाने पर ले जाएगा या भिजवाएगा। ले जाएगा मतलब कि स्वयं ले जाएगा, और भिजवाएगा का मतलब ये हुआ कि दूसरों से भिजवाएगा। देखिए, आपका यही आपका
जो सेक्शन आईपीसी भी कवर करना है, लेकिन सीआरपीसी का ये बात पहले समझाई जाए तब आईपीसी हम कवर करें। ध्यान से देखिए, कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है या दूसरों से करवा सकता है, इसके लिए हमारी सीआरपीसी की धारा 43 में 2 कंडीशन दी गई। पहली कंडीशन ये है कि यदि ऐसा व्यक्ति आपका अजमानती यानी कि नॉन बेलेबल और संज्ञेय अपराध करता है, यानी कि कांग्रेजेबल अपराध करता है, और वह अपराध कब करता है, तो प्राइवेट व्यक्ति के अपीयरेंस में, यानी कि प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में। अब अजमानती अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है, ये क्या होता है, तो अजमानती अपराध की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2A में दी गई है। संज्ञेय अपराध की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2C में दी गई है। एक लाइन बता दिया जाए। अजमानती अपराध का मतलब ये हुआ कि जिसमें जमानत देना न्यायालय का विवेकाधिकार होता है। विवेकाधिकार का मतलब कि उसकी इच्छा पर निर्भर है, चाहे तो जमानत दे या चाहे तो जमानत देने से इनकार कर। और संज्ञेय अपराध का मतलब आपका 2C में बताया गया है। संज्ञेय अपराध का मतलब हुआ ऐसा अपराध जिसमें आपका पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, उसी को कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध हम कहें। तो पहला नियम यह आया कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को तब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है जब कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में अपीयरेंस में अजमानती और संज्ञेय अपराध किया हो। अब यहाँ से आपका प्री में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। प्री में ये क्वेश्चन बनता है कि प्राइवेट व्यक्ति कब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, जो व्यक्ति उसकी उपस्थिति में पहला ऑप्शन दे देगा अजमानती अपराध करता हो, दूसरा दे देगा संज्ञेय अपराध करता हो, तीसरा दे देगा अजमानती या संज्ञेय अपराध करता हो, और चौथा दे देगा अजमानती तथा या और संज्ञेय अपराध करता। तो थोड़ा शब्दों को यहाँ गौर करना है, और जो बेल एक्ट के शब्द हैं अजमानती और संज्ञेय, ये दोनों साथ में पढ़ने हैं। बीच में एंड लगा है। एंड का मतलब ये हुआ कि वह अपराध अजमानती भी हो, उसी के साथ संज्ञेय भी हो। अगर केवल अजमानती है, संज्ञेय नहीं है, तब भी नहीं ये अप्लाई होगी धारा। और अगर केवल संज्ञेय है, अजमानती नहीं है, तब भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ये ज़्यादा क्वेश्चन प्री में आपका यहीं से बना। तो दोनों मार्क कराइएगा। बीच में जो शब्द आप देखेंगे एंड देखेंगे, और वहीं ऑप्शन सही प्री में मारिएगा अजमानती और संज्ञेय। इसी को लेकर आपका आईपीसी की धारा 79 कवर की जाती है। 79 आईपीसी क्या बताती है, तुरंत इसी उदाहरण पर आपको लिखना है, पूछा भी जाता है। 79 ये बताती है कि विधिक न्यायानुमतता, यानी कि लीगल
जस्टिफाई विधिक न्यायानुमतता का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनन बाध्य नहीं है, लेकिन कुछ दशाओं में अगर वह कार्य कर देता है तो उस कार्य को कानून मान्यता देता है और ये कहता है कानून कि उस प्राइवेट व्यक्ति ने कोई गलत कार्य नहीं किया। तो पहला पॉइंट इस पर समझिए, विधिक न्यायानुमतता पर। सामान्यतः किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति पुलिस अधिकारी को प्राप्त है और पुलिस अधिकारी बाध्य है कि वह किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करे। प्राइवेट व्यक्ति बाध्य नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट व्यक्ति किसी अजमानती और संज्ञेय अपराध करने वाले अभियुक्त को, जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है, अगर वारंट के बिना गिरफ्तार भी कर लिया तो आईपीसी की धारा 79 ये बता देती है कि ऐसे प्राइवेट व्यक्ति ने कोई गलत कार्य नहीं किया और ऐसे प्राइवेट व्यक्ति का कार्य उचित माना जाएगा, जबकि फाई माना जाएगा, न्यायानुमत माना जाएगा। यानी कि न्यायानुमत का मतलब यही हुआ कि व्यक्ति कानूनन उस कार्य को करने के लिए बाउंड नहीं था, लेकिन अगर वह उस कार्य को कर देता है तो व्यक्ति ने कोई गलती नहीं की और कानून उस कार्य को सपोर्ट करता है। ये विधिक न्यायानुमतता। दूसरा प्रश्न आइए आपका 79 आईपीसी से। दूसरा आपका 79 में ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण, मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण नहीं, यानी कि तथ्य की भूल बचाव देगी लेकिन विधि की भूल बचाव नहीं देगी। फिर एक बात समझिए, अगर कोई व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण अपने किसी कार्य को करने के लिए न्यायानुमत अपने को समझता है, तो ऐसी दशा में आपका न्यायानुमत समझता है, तो ऐसी दशा में अगर उससे तथ्य की भूल हो ही गई तो वह किसी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होता। आइए तथ्य की भूल एक कराया जाए और मेंस में लिखते समय आप एक उदाहरण भी आप सीआरपीसी में यहाँ दे सकते हैं। देखिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ये बी को देखता है, बी ए की उपस्थिति में अपराध करता है। ए को विश्वास हो जाता है कि जो ये बी अपराध कर रहा है यह अजमानती और संज्ञेय दोनों, एक को विश्वास है सद्भावना पूर्वक। एक वारंट के बिना बी को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन बाद में ये पता लगता है कि बी ने जो अपराध किया था वह अजमानती और असंज्ञेय था। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बाद में ये पता लगा कि बी ने जो ऑफेंस किया वह तो अजमानती तो था, लेकिन संज्ञेय न होकर असंज्ञेय था। तो ऐसी दशा में आपका 43 अप्लाई करिए। सीआरपीसी 43 बताती है कि अपराध अजमानती और संज्ञेय हो, लेकिन निकला क्या अपराध अजमानती और असंज्ञेय।
अब समस्या यहाँ ये है कि क्या ऐसे प्राइवेट व्यक्ति ने कोई अपराध किया? नहीं किया। लेकिन कब नहीं किया? अगर वह सद्भावना पूर्वक तथ्य की भूल के कारण यह विश्वास करता था कि बी ने जो अपराध उसकी उपस्थिति में किया है वह अपराध अजमानती और संज्ञेय। तो ए से कैसी भूल हो गई? तथ्य की भूल हो गई। ये जो तथ्य की भूल थी ये सद्भावना में हुई, अतः 79 ए को बचाव दे दिया IPC की धारा 79 और ए कोई अपराध नहीं किया। यानी कि जब भी इसको पढ़िए, फिर एक बार बताया जाए, आप घर पर भी पढ़ सकते हैं डिटेल में। जब भी 43 पढ़िए, एक बार कम से कम आप IPC की धारा 79 को जरूर कवर करें। अगला प्रावधान देखा जाए। अगला प्रावधान ये है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। उद्घोषित अपराधी द्वारा प्राइवेट व्यक्ति के सामने अपराध किया जाना आवश्यक नहीं। तो आखिर प्रोकोमलेशन या फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा या आपका भगोड़ों के लिए उद्घोषणा या प्रोकोमलेशन आपका किस सेक्शन के तहत जारी किया जाता है? तो वह जो सेक्शन है आपका 82, अर्थात जिस व्यक्ति के खिलाफ धारा 82 CRPC के तहत न्यायालय ने फरार होने की उद्घोषणा जारी कर दी है, उस व्यक्ति को भी कोई प्राइवेट व्यक्ति वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता। तो सतर्क रहना है। कितनी दशाओं में प्राइवेट व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है? तो वह 2 कंडीशन निकली। पहले, अगर कोई व्यक्ति ऐसे प्राइवेट व्यक्ति के सामने अजमानती और संज्ञेय अपराध किया हो, और दूसरा निकला किसी आपका उद्घोषित अपराधी। अब या तो ऐसा प्राइवेट व्यक्ति स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या दूसरे से करवा सकता है। फिर एक बार देखिए, ऐसा प्राइवेट व्यक्ति या तो स्वयं ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या दूसरे व्यक्ति से करवा सकता है। और जब ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया तो उसे अब इसके बाद प्रोसीजर क्या होगा? अब हम गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बाद आपका गिरफ्तारी के बाद क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा वह प्रोसीजर देखिए। ऐसा प्राइवेट व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को आपका निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या करवा देगा। मैंने स्वयं गिरफ्तार किया है तो स्वयं कर देगा, दूसरे से करवाया है गिरफ्तार तो करवा देगा। और यदि कोई निकटतम पुलिस अधिकारी नहीं है तो निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को आपका भेजेगा ऐसे व्यक्ति को या भिजवा देगा। यानी कि कुल मिलाकर थाने पर स्वयं लेकर जाए ऐसे व्यक्ति को या दूसरे के माध्यम से क्या करे, थाने पर भिजवा। ये आपका पहला क्लास थोड़ा कठिन था, टेक्निकल क्वेश्चन मांगते हैं, थोड़ा समय जरूर लगा। देखिए आगे भाई दूसरा प्रश्न। यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा।
यानी कि जब प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले ऐसे व्यक्ति को करता है तो पुलिस इस बात को देखेगी क्या जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है क्या वह ऐसा व्यक्ति है जिसे पुलिस धारा 41 के तहत सेक्शन 41 के तहत वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे व्यक्ति ने जिसे गिरफ्तार किया गया है ऐसा अपराध किया है जिसमें पुलिस ऐसे व्यक्ति को सेक्शन 41 के तहत वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती थी तो ऐसी दशा में पुलिस ऐसे व्यक्ति को फिर से या पुनः गिरफ्तार करे। यानी कि अगर पुलिस के हवाले किया गया गिरफ्तार या थाने पर लाया गया तो पुलिस इस बात को प्राइमा फेसाई चेक करेगी, प्रथम दृष्टया चेक करेगी कि क्या ऐसे व्यक्ति को हम धारा 41 के तहत वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते थे कि नहीं, यानी कि क्या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध सेक्शन 41 में आ जाता है। तो अगर सेक्शन 41 में सेट हो जाता है तो पुलिस फिर से ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी और 41 में सेट नहीं होता तब पुलिस क्या प्रोसीजर अपनाएगी। तो इसके लिए आपका कह सकते हैं कि क्लास 3 में बताया गया। फिर एक बार देखिए 41 में कवर हो जाता है तो क्लास 2 और धारा 41 में कवर नहीं होता तो क्लास 3 लागू होगा। देखिए पहले क्लास 3 एक बार बता दिया जाए तब समझा जाए। यदि यह विश्वास करने का कारण है, बार बार एक शब्द आ रहा है रीजन टू बिलीव, यानी कि विश्वास करने का कारण। विश्वास करने का कारण शब्द CRPC में डिफाइन नहीं है। ये शब्द IPC की धारा 26 में डिफाइन है, यानी कि धारा 26 में परिभाषित। IPC की धारा 26 में परिभाषित है। विश्वास करने का कारण का मतलब ये हुआ पर्याप्त सफिशिएंट बेस का होना, पर्याप्त कारण होना, पर्याप्त आधार होना, पर्याप्त सामग्री होना। और ये जो विश्वास करने का कारण शब्द है ये संविधान से लेकर CRPC से लेकर IPC से लेकर तमाम जगहों पर आपको बार बार मिलेगा। आपका आगे देखिए, यदि यह विश्वास करने का कारण है यानी कि पर्याप्त आधार कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है तो उसके विषय में धारा 42 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी। किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरंत छोड़ दिया जाए। देखिए ध्यान से भाई, आपका इसमें 2-3 बातें आपको गौर करनी है। देखिए इसको थोड़ा समझना पड़ता है। 2-3 बातों पर गौर करिए। आपका 43 का क्लास 2 हम बताएंगे पहले।
फिर क्लास 3 को तोड़ें। क्लास 2 ये कहता है कि जब प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके निकटतम पुलिस को देता है या निकटतम पुलिस थाने पर ले जाता है तो पुलिस ये देखेगी कि क्या ऐसा व्यक्ति ऐसा अपराध किया है जिसमें हम धारा 41 के तहत इसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर किया है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को पुनः गिरफ्तार करे। ये आपका क्लास 2। क्लास 3 ये बताता है कि अगर आपका कंडीशन भिन्न हो, यानी कि आपका 41 में मामला नहीं आता, लेकिन पुलिस को ये लगता है कि ऐसा व्यक्ति असंज्ञेय अपराध किया है, ज्ञान का निर्जेबुल अपराध किया है, संज्ञेय तो नहीं किया है, तो असंज्ञेय अपराध के मामले में जो सेक्शन 42 के नियम है पुलिस उसको फॉलो करे। तो असंज्ञेय मामलों में धारा 42 में नियम ये है कि पुलिस द्वारा आपका ऐसे व्यक्ति का नाम और निवास पूछा जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति नाम और निवास बताने से इनकार करता है या नाम और निवास फाल्स या मिथ्या बताता है तो ऐसी दशा में धारा 42 कहती है कि पुलिस ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के निकटतम मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजेगी। यानी कि नाम पता नहीं बताता या झूठा बताता है और मामला असंज्ञेय है तो पुलिस सेक्शन 42 के तहत इतने घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर इसको भेज देगी आपका मजिस्ट्रेट। अगर नाम पता बता देता है सही तो पुलिस ऐसे व्यक्ति से हाजिरी के लिए बंद पत्र भरवा कर छोड़ दे, लेकिन कब मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजा जाएगा जब सही नाम पता नहीं बताता या आपका गलत बताता, मैंने सही नहीं बताता या बताता ही नहीं। लेकिन अगर पुलिस को ये लगता है कि इसमें तो कोई ऑफेंस ही नहीं किया, कोई अपराध ही नहीं किया, तब क्या होगा? ऐसी दशा में अगर पुलिस ने ये देखा कि इसमें तो कोई अपराध ही नहीं किया है तो पुलिस उसे आपका तत्काल रिहा कर देगी, यानी कि छोड़ दे। यानी कि 3 कंडीशन प्रक्रिया याद रखना है। एक लाइन और बता दिया जाए, अगर 41 में व्यक्ति ऐसा आ जाए तो पुलिस पुनः गिरफ्तार करेगी। असंज्ञेय अपराध अगर ऐसा व्यक्ति किया है तो धारा 42 के नियमों का पालन होगा। और अगर ऐसा व्यक्ति कोई ऑफेंस ही नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया है तो ऐसे व्यक्ति को आपका तत्काल रिहा कर दिया जाएगा, यानी कि तत्काल छोड़ दिया जाएगा। अगला देखिए आपका इसी के साथ तत्काल छोड़ दिया जाएगा। एक उदाहरण देखा जाए कि ऐसे व्यक्ति ने तो कोई अपराध ही नहीं किया। लास्ट में एक उदाहरण बता, एक व्यक्ति है और बी को ऐसी दशा में देखता है कि ए को विश्वास हो जाता है कि बी सी की हत्या करने वाला, और ए वारंट के बिना बी को गिरफ्तार कर लेता है। फिर से इस उदाहरण को देखिए, आपका एक व्यक्ति है, उसे लगता है कि बी सी की हत्या करने वाला है और ए बी को वारंट के बिना हत्या को रोकने के लिए अरेस्ट कर लेगा। तत्पश्चात वह अरेस्ट करके पुलिस के पास ले जाता है। पुलिस पूछताछ करती है और बी ये बताता है कि मैं
किसी की हत्या करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेल्फ डिफेंस में यानी कि आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था। मैं बी की हत्या करने के लिए कार्य नहीं कर रहा। तत्पश्चात यानी कि इस उदाहरण में बी ने कोई अपराध नहीं किया, तो जब प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार करके पुलिस के समक्ष लाया है और पुलिस ने देखा कि ऐसा व्यक्ति तो कोई अपराध किया ही नहीं है, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को अब क्या करेगी? छोड़ देगी, मुक्त कर देगी। समस्या यहाँ आईपीसी में आ जाता है कि क्या ऐसा व्यक्ति यानी कि ए ने बी को गलती से गिरफ्तार कर लिया है, तो क्या ए दंड का भागी होगा कि नहीं? तो दंड का भागी नहीं होगा, क्योंकि ए को आईपीसी की धारा 79 बचाव देगी और ए से मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, तथ्य की भूल हुई है और वह तथ्य की भूल सद्भावना में हुई है, अतः ए भी किसी दंड का भागी नहीं हो। इस प्रकार आपका काफी थोड़ा कठिन ये प्रावधान था जरूर, लेकिन समय भी लगा, बताने का प्रयास किया गया। अब आइए, चूंकि इसी के साथ एक मॉडल तुरंत पढ़ लेना है ताकि दोनों मॉडल एक साथ आपके दिमाग में बैठे रहें और वह भी क्वेश्चन आपका मेंस में आ चुका है। देखिए, अगला मॉडल हम मेंस का बताते हैं। वह जो क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, आपका मेंस का मॉडल बता दिया जाए, कौन सा क्वेश्चन आया है। मेंस का जो मॉडल का क्वेश्चन आया है वह ये आया है कि उन परिस्थितियों का उल्लेख करिए जिनमें किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। यानी कि अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि कब किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम वारंट निर्दिष्ट होंगे मतलब कि इशू होंगे, यानी कि कब किसी प्राइवेट व्यक्ति को न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी करके प्राइवेट व्यक्ति को आदेशित कर सकता है कि वह वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करे। ये आपका 2-3 बार ये क्वेश्चन यूपीजे और यूपी एपीओ में आ चुका। जब भी इस क्वेश्चन को करिएगा, आपका एरिया हम कवर करा दें कि इस क्वेश्चन को करते समय आप क्या क्या लिखेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे। जब भी ये क्वेश्चन करिएगा तो एक सामान्य नियम लिखिएगा, जनरल रूल, यानी कि पहले आपको लिखना है आपका सामान्य नियम और ये जो जनरल रूल सम्मानित किया गया है ये सीआरपीसी की धारा 72 में समाहित हम बता रहे हैं अभी। लेकिन इसके बाद इस सामान्य नियम का एक्सेप्शन लिखना है, अपवाद लिखना है, और अपवाद जो है धारा 72 में कुछ हद तक है, लेकिन शुद्ध रूप से धारा 73 में, यानी कि जहाँ तक अपवाद की बात है, एक्सेप्शन की बात है, ये जो अपवाद है ये कुछ हद तक धारा आपका 72 में है, लेकिन शुद्ध रूप से आपका ये जो अपवाद है ये धारा 73 में।
देखिए आपको वही सूचित किया जाए कि अगला क्लास भी आज CRPC का ही चलेगा। 15 मिनट बाद आपका क्लास चलेगा और वह क्लास आपका आज अगला क्लास CRPC का ही चलेगा, IPC आज नहीं चलेगा। फिर बता दिया जाए 15 मिनट बाद अगला क्लास आज CRPC के तहत आपको ये नया क्वेश्चन मेंस का बताया जा रहा है। फिर एक बार देखिए, वह नया क्वेश्चन ये है कि कब किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है, इसका उल्लेख करिए। जब आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो कौन कौन सा सेक्शन ऐड करेंगे और क्या क्या लिखेंगे मेंस में, वो अब बताया जा रहा है। लिखते समय एक मॉडल जान लीजिए। पहले जनरल रूल लिखिएगा, यानी कि सामान्य नियम। फिर सामान्य नियम का अपवाद लिखिएगा और अपवाद आपका 72 में सीमित दायरे में है, जबकि CRPC की धारा 73 में व्यापक दायरे में, यानी कि 2 सेक्शन आपको कवर करना है। और आपका 72 और 73 आइए देखा जाए। सामान्यतया या जनरली या साधारणतया या मामूली रूप से, इसको हम कहते हैं मामूली रूप। सामान्यतया गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा किसी एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है। निर्दिष्ट किया जाता है का मतलब ये हुआ कि एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों के नाम जारी किया जाता है और पुलिस अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करके वह न्यायालय में हाजिर करे, यानी कि न्यायालय में लाए। फिर एक बार देखिए, सामान्य नियम यह है कि गिरफ्तारी का वारंट एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों के नाम जारी होता है और इन्हें आदेशित किया जाता है कि वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय में लाएं। लेकिन यह जो सामान्य नियम है, यह CRPC की धारा 72 में समाहित है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई, यानी कि जो वाक्य मैं बोला अभी, उस वाक्य का उल्लेख CRPC की धारा 72 में किया गया। फिर आप देखेंगे, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 72 और 73 में ही कुछ ऐसी परिस्थितियां दी गई हैं जिनमें न्यायालय किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है और प्राइवेट व्यक्ति को आदेशित कर सकता है कि वह प्राइवेट व्यक्ति वारंट में वर्णित व्यक्ति को अरेस्ट करे, गिरफ्तार करे। तो ये कंडीशन किन धाराओं में है? 2 धाराओं में। और धारा जरूर याद रखें, एक 72 में है और दूसरा 73। तो 72 कब लागू होगी, 73 कब लागू होगी, अब अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, धारा 72 कब लागू होगी ये देखा है। यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी तत्काल आवश्यक हो और उस समय वहाँ कोई
अधिकारी मौजूद न हो। फिर एक बार देखिए 72 में यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी तत्काल आवश्यक हो और वहाँ उस समय कोई पुलिस अधिकारी मौजूद न हो तो न्यायालय किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है, अर्थात किसी प्राइवेट व्यक्ति को यह आदेशित कर सकता है कि वह वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करे। यानी कि 72 आपका अपवादित दशा में लागू होगी और तुरंत गिरफ्तारी आवश्यक हो और वहाँ कोई पुलिस अधिकारी उपस्थित न हो तब प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट इशू किया जा सकता है। लेकिन धारा जहाँ तक 73 की बात है, 73 ही आपको और अच्छे से पढ़ना है। देखिए धारा 73 क्या कहती है। जहाँ तक धारा 73 की बात है, 73 में शुद्ध रूप से आपका कह सकते हैं कि प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। धारा 73 में 3 क्लास हैं और तीनों क्लासों को आपको पढ़ना है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है और गिरफ्तारी के बाद का प्रोसीजर क्या अपनाया जाएगा, प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी। तो आपका दोनों बातें CRPC की धारा 73 में समाहित की गई। देखिए क्या करके भाई, पहला 73 का हेडिंग देखा जाए, वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। यानी कि वारंट किसी भी व्यक्ति के नाम जारी किए जा सकेंगे। किसी भी व्यक्ति का मतलब कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम। देखिए कब जारी होगा। पहला क्लास है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यानी कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्ध दोष उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। यानी कि इसमें जो आपको मुख्य रूप से क्लास 1 में पढ़ना है 73 का, वह देखिए क्या क्या बातें बताई गई हैं। जहाँ तक 73 की बात है, 73 में किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए पहला पॉइंट पकड़ना है कि कौन प्राधिकारी सक्षम है, कौन मजिस्ट्रेट सक्षम है जो किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। तो वह भी प्री में भी पूछा जाता है। पहला है CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और दूसरा है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। याद रखिएगा कौन जारी कर सकता है प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट, तो केवल 2 मजिस्ट्रेट सक्षम है, आपका CJM और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये है कि किस प्राइवेट व्यक्ति के नाम जारी कर सकते हैं, अपने लोकल जुडिक्शन यानी कि अपनी स्थानीय अधिकारिता के
अंदर के किसी व्यक्ति के नाम की बाहर के, तो बाहर नहीं बल्कि किसके, उस मजिस्ट्रेट का जो लोकल जुरिडिक्शन है आपका, उसके अंदर के किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम। तीसरा पॉइंट ये आया कि आखिर भाई किसको गिरफ्तार करने के लिए ये जो प्राइवेट व्यक्ति के नाम वारंट है वह जारी किया जा सकता है। तो 3 व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, 3 प्रकार के अपराधियों का उल्लेख किया गया है, और वह कौन कौन है। पहला, निकल भागा सिद्ध दोष, निकल भागा सिद्ध दोष। अभी हम इसको बताएंगे। निकल भागा सिद्ध दोष। दूसरा, उद्घोषित अपराधी। दूसरा, उद्घोषित अपराधी। और तीसरा है ऐसा व्यक्ति जो कोई अजमानती अपराध किया हो और अपनी गिरफ्तारी से बच रहा हो। देखिए इसको अच्छे से फिर एक बार देखिए। यानी कि अगर निकल भागा सिद्ध दोष व्यक्ति है, निकल भागा सिद्ध दोष का मतलब ये हुआ कि किसी न्यायालय ने किसी अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति को कन्विक्ट किया है, दोषी ठहराया है, उसे सजा दी है, और वह बीच में ही सजा भुगतने के दौरान ही आपका फरार हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को निकल भागा सिद्ध दोष कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आपका किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम पे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या सीजीएम गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकते हैं, और ऐसा प्राइवेट व्यक्ति अब निकल भागे सिद्ध दोष को गिरफ्तार कर सके। दूसरा जो आपका प्रावधान किया गया है, किसी उद्घोषित अपराध। उद्घोषित अपराधी माने जिस ऑफेंडर के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी हुआ है, उद्घोषणा जारी की गई है। उद्घोषणा जो सीआरपीसी के तहत फरार व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जाती है, वह सीआरपीसी की धारा 82 के तहत जारी की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 82 के तहत प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सीजीएम या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम पे गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकते हैं। अब यहाँ आपको थोड़ा बहुत कोरिलेट करना है आपका 43 से। देखिए थोड़ा बहुत कोरिलेट करके पढ़िएगा। 43 में हमने बताया था कि कब प्राइवेट व्यक्ति वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। उसमें हमने 2 कंडीशन अभी पिछले लेक्चर में हमने बताया। पहला कंडीशन उद्घोषित अपराधी था और दूसरा कंडीशन था ऐसा व्यक्ति जिसने प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में कोई अजमानती और संज्ञेय अपराध किया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो उद्घोषित अपराधी हैं या फरार अपराधी हैं जिसके लिए 82 के तहत उद्घोषणा जारी की गई है, ऐसे उद्घोषित अपराधी को कोई प्राइवेट व्यक्ति
धारा 43 के तहत वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकता है और ऐसे उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए धारा 73 के तहत प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट भी इशू किया जा सकता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को प्राइवेट व्यक्ति आपका कह सकते हैं कि वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकता है और वारंट पर भी वारंट के बिना गिरफ्तार करता है तो धारा कौन सी लागू होगी? 43। और वारंट इशू किया गया है, गिरफ्तार करता है तो सेक्शन 73। एक लाइन और बता दिया जाए, पुलिस भी ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है और पुलिस को ये पावर है 41 यानी कि CRPC की धारा 41 में भी ये बात बताई गई है कि उद्घोषित अपराधी को पुलिस अधिकारी वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता है। इसमें कोई आपका रोक टोक नहीं। आइए अगला चला जाए तीसरा पॉइंट पर। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो, यानी कि अजमानती अपराध किया हो और अपनी गिरफ्तारी से बच रहा हो। तो अजमानती अपराध की परिभाषा CRPC की धारा 2A में दी गई है। ऐसा अपराध जिसमें जमानत देना न्यायालय का विवेकाधिकार होता है, तो ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए CJM या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने अधिकारिता के अंदर के किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकते हैं और ऐसे प्राइवेट व्यक्ति को आदेशित कर सकते हैं कि इन्हें गिरफ्तार करिए। तो किसको गिरफ्तार करने के लिए प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी हो सकता है? तो निकल भागा सिद्ध दो। दूसरा कौन? उद्घोषित अपराधी। तीसरा कौन? जो कैसा अपराध किया हो, अजमानती और अपनी गिरफ्तारी से क्या कर रहा हो, बच रहा। इसको याद रखिएगा, तोड़कर भी बताया गया और को लेट करके भी बताया गया। क्लास 2 देखिए। ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अस्वीकार करेगा, यानी कि जिस प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, वह व्यक्ति लिखित रूप में ऐसे वारंट को एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा। और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है, उसके भार साधन के अधीन किसी भूमि में या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है, तो वह उस वारंट का निष्पादन करे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया, वह प्राइवेट व्यक्ति ऐसे वारंट को लिखित में स्वीकार करेगा और तत्पश्चात जब ऐसा व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करना है, यदि वह उसकी भार साधन किसी भूमि में है, मकान में है या अन्य संपत्ति में है, तो वह गिरफ्तार करेगा। या अगर ऐसी भूमि में या संपत्ति में ऐसा वारंटी प्रवेश करता है, तो प्राइवेट व्यक्ति उसे अरेस्ट करेगा। या तो पहले से मौजूद है या मौजूद नहीं है, लेकिन उसके मकान और घर में वैसा व्यक्ति क्या किया है जिसको गिरफ्तार किया जाना है, घुस रहा है, तो क्या करेगा प्राइवेट व्यक्ति? गिरफ्तार।
तीसरा क्लास देखिए, जब वह व्यक्ति यानी कि गिरफ्तारी के बाद का क्या प्रोसीजर होगा ये भी पूछा जाता है। तो जब कोई प्राइवेट व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को वारंट पर गिरफ्तार कर लेता है तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। और यहाँ से आपका 70 यहाँ से आपका देखना है, देखिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा, जो यदि धारा 71 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाए। यानी कि जब प्राइवेट व्यक्ति अरेस्ट कर लिया है तो डायरेक्ट न्यायालय में प्राइवेट व्यक्ति लेकर ऐसे व्यक्ति को नहीं जाएगा, वह निकटतम पुलिस के हवाले कर देगा। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके अब पुलिस अब ये देखेगी कि क्या ये जो वारंट इस व्यक्ति के नाम इशू हुआ था वह बेलेबल वारंट था यानी कि BW था कि NBW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट। यानी कि पुलिस ये देखेगी कि क्या यह जो वारंट था यह जमानती वारंट था कि अजमानती। क्योंकि वारंट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जमानती जो सेक्शन 71 से कवर होंगे और एक अजमानती। तो अगर न्यायालय ने जमानती वारंट जारी किया था तो पुलिस बंद पत्र भरवा के ऐसे व्यक्ति को थाने से ही छोड़ देगी। और यदि ऐसा व्यक्ति बंद पत्र नहीं भरता तो अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास पुलिस ऐसे व्यक्ति को भिजवाए। और यदि बंद पत्र भर देता है तो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये कब, जब वारंट कैसा था, बेलेबल। और यदि वारंट NBW था, नॉन बेलेबल वारंट था, गैर जमानती वारंट था, अजमानती वारंट था, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को आपका छोड़ेगी नहीं बल्कि अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भिजवाए। यानी कि कुल मिलाकर आपका 73 का 3 क्लास है। पहला क्लास ये है कि कौन गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा और किसको गिरफ्तार करने के। दूसरा क्लास ये है कि जिस प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है वह प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार करेगा। और तीसरा क्लास में कि जब प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार कर लिया तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाए। इस प्रकार ये भी मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। आपका अगला मॉडल चला जाए और अगला मॉडल फिर बैठ हो जाइए वारंट के बिना गिरफ्तारी के मामले में। आपका 44 यहाँ से भी आपका प्री में और मेंस में अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि आपका सेक्शन 44 अब शुरू किया जा रहा है। CRPC की धारा 44 से भी मेंस में क्वेश्चन बन चुका है। उस क्वेश्चन का मॉडल देखा जाए। क्वेश्चन का मॉडल ये बनता है कि उन परिस्थितियों का उल्लेख करिए जहाँ की कोई मजिस्ट्रेट स्वयं किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता या मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी का प्रावधान कहाँ किया गया है
या मजिस्ट्रेट कब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता है? तो जब भी इस क्वेश्चन का मॉडल बनाइएगा, आप मॉडल बनाते समय एक सामान्य नियम लिखिएगा। आपका सामान्य नियम लिखना है। सामान्य नियम के बाद आपका सेक्शन 44 लिखना है। तत्पश्चात 3 धाराएं कवर करनी है, आपका 36, 44 और 103, और उसके बाद आपका 44 डिटेल में लिखना। देखिए आपका फिर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये बनता है कि उन परिस्थितियों का उल्लेख करिए जिनमें कोई मजिस्ट्रेट स्वयं किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो आपको कौन कौन सी बातें मेंस में लिखनी है? प्री में भी काफी पूछा जाता है, तोड़कर भी पूछा है बिहार इत्यादि में, तो इसको अच्छे से जानना है। इस क्वेश्चन को लिखते समय सबसे पहले जनरल रूल लिखा जाता है, सामान्य नियम लिखा जाता है। सामान्य नियम यह है कि मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या प्राइवेट व्यक्ति के नाम। फिर एक बार देखिए, सामान्यतः मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है और ऐसे व्यक्ति वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करते। यानी कि सामान्य नियम ये है कि मजिस्ट्रेट स्वयं किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करता, बल्कि वह दूसरों से करवाता है। और दूसरों से किससे करवा सकता है? तो 72 धारा के तहत आपका पुलिस के नाम गिरफ्तारी का वारंट, और 72 और 73 में प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी करके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करवाता है। यानी कि मजिस्ट्रेट सामान्यतः स्वयं गिरफ्तार नहीं करता, बल्कि किससे करवाता है? पुलिस से। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 36, 44 और 103 में एक सिद्धांत समाहित है, और वह सिद्धांत ये है कि जो प्राधिकारी किसी कार्य को किसी दूसरे व्यक्तियों से करा सकता है, वह उस कार्य को स्वयं भी कर सकता है। फिर एक बार देखो, सेक्शन 36 में, सेक्शन 44 में और सेक्शन 103 में, इन तीनों धाराओं में एक प्रिंसिपल या सिद्धांत समाहित है। वह सिद्धांत ये है कि जो प्राधिकारी किसी कार्य को दूसरों से करा सकता है, वह उस कार्य को स्वयं भी कर सकता है, या वह उस कार्य को स्वयं करने की क्षमता रखता है। अब तीनों धाराएं डिटेल में न लिखिएगा, एक लाइन ही मेंस में दिखाना है, लेकिन हम डिटेल में अवश्य बता रहे हैं। आइए 36 पहले देखा जाए कि धारा 36 में क्या। सीआरपीसी की धारा 36 ये बताती है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ, यानी कि धारा 36 ये बताती है कि थाने के भारसाधक अधिकारी को अपने थाने की सीमाओं के अंदर जितनी शक्तियाँ प्राप्त हैं, उस क्षेत्र में जितने वरिष्ठ अधिकारी होंगे
उन अधिकारियों को वे शक्तियाँ स्वतः प्राप्त होंगी। यानी कि जितने उस एरिया में वरिष्ठ अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों को वे शक्तियाँ स्वतः प्राप्त होंगी। ये आपका 36 में बताया गया। 44 अभी हम शुरू ही करेंगे। 44 में भी क्योंकि मजिस्ट्रेट पुलिस को गिरफ्तारी का वारंट जारी करते हैं पुलिस के नाम, और पुलिस से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करवाते हैं तो क्या यह कार्य मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है, और इसका प्रावधान किया गया है 44 में। यानी कि मजिस्ट्रेट जो कार्य पुलिस या प्राइवेट व्यक्ति से करा सकता है उस कार्य को स्वयं करने के भी शक्ति मजिस्ट्रेट रखता है। तत्पश्चात आपका आता है अगला नियम 103 में भी ये नियम है, मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं तलाशी यानी कि सर्च या खोज। देखिए सामान्य नियम ये है कि मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेशित करते हैं कि इस स्थान की तलाशी लीजिए, तो क्या मजिस्ट्रेट वह कार्य स्वतः कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो आपका मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं तलाशी की धारा में 103 डिटेल फिर बता दिया जाए। मेंस में ये तीनों धाराएं डिटेल में न लिखकर शॉर्टकट में लिखी। आइए देखा जाए 44 धारा 44 में भी यह चूंकि सिद्धांत समाहित है तो अब धारा 44 उठाएंगे हम, क्योंकि सामान्य जितनी बातें थी लगभग सभी बातें हमने बता दी। आइए 44 देखा जाए। शब्दशः पढ़ना है और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वह काफी टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। धारा 44 में आपका 2 क्लास है, पार्ट 1 और 2। ये जो दूसरा क्लास है इसी में सरेंडर विवक्षित रूप से समाहित है, यानी कि आत्मसमर्पण। ये पूछा जाता है कि जो समर्पण होता है या सरेंडर होता है, अभियुक्त जो सरेंडर करता है वह कहाँ समाहित है? तो आपका 44 के क्लास 2 में समाहित। तो हम बताएंगे, लेकिन पहले धारा 44 देखा जाए और शब्दशः चला जाए। 44 का क्लास 1 हम देखते हैं। जहाँ तक धारा आपका 44 का क्लास 1 की बात है, आइए क्लास 1 में क्या कहा गया है एक एक शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए। देखिए क्या हेडिंग दी गई है, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार। पहला शब्द है कि जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर आपका नियम ये निकला कि देखिए नियम, यहाँ जो मजिस्ट्रेट हैं वह न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी पावर है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, यानी कि 44 आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी पावर देती है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। जब किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दूसरा कंडीशन हो कि कोई अपराध किया गया हो, तीसरा कंडीशन है कि ऐसा अपराध उसकी
स्थानीय अधिकारिता के अंदर किया गया हो, स्थानीय अधिकारिता के अंदर किया गया हो। चौथा कंडीशन आपका है कि और ऐसा अपराध उसकी उपस्थिति में किया गया। कहाँ किया गया हो? एपियरेंस में। पहले ब्रैकेट तोड़ लिया जाए तब आपका पढ़ाया जाए। देखिए आपका जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसके लोकल जुरिडिक्शन के अंदर कोई अपराध किया जाता है, तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्निहित उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। यानी कि ऐसी कंडीशन में अगर या तो ऐसे मजिस्ट्रेट ऐसे अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकते हैं या स्वयं गिरफ्तार न करके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो अब ये देखा जाएगा कि वह अपराध जमानती है कि अजमानती, और जमानत के अभी बताया जाएगा जमानत के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए या तो उसे जमानत दे दी जाएगी या अभिरक्षा में सुपुर्द किया जाएगा, यानी कि कस्टडी में भेज दिया जाएगा। देखिए यहाँ आपका काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्री में पूछे जाते हैं। एक शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। पहला ये है कि धारा 44 के तहत पहला नियम ये निकला कि किस मजिस्ट्रेट को शक्ति प्राप्त है, न्यायिक मजिस्ट्रेट की कार्यपालक मजिस्ट्रेट की, दोनों को शक्ति प्राप्त है। तो आप बताइएगा दोनों को यह पावर प्राप्त, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या एग्जीक्यूटिव। दूसरी कंडीशन आपको ये देखनी है कि कोई ऑफेंस किया गया। अब ऑफेंस का मतलब ये हुआ, अपराध मतलब ये हुआ कि कोई संज्ञेय अपराध किया गया हो कि असंज्ञेय कि दोनों। तो क्योंकि केवल और केवल शब्द पॉइंट पकड़ना है, केवल और केवल यानी ऑफेंस का नाम लिया गया है, तो ऐसी दशा में जब अपराध आ गया तो अपराध में संज्ञेय यानी कि कामनीय कुल और असंज्ञेय यानी कि नाम कामनीय कुल दोनों शामिल। तो कोई अपराध किया गया मतलब क्या, चाहे संज्ञेय अपराध किया गया हो या कौन सा असंज्ञेय। तीसरा पॉइंट ये भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे व्यक्ति ने जो अपराध किया है यह कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अपराध किया है कि आपका पहले किया। तो सतर्क रहना है, ऐसा अपराध न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के एपियरेंस में होना चाहिए, उपस्थिति में होना चाहिए। और चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्थानीय अधिकारिता के अंदर होना चाहिए कि स्थानीय अधिकारिता के बाहर यानी कि लोकल जुरिडिक्शन के अंदर कि लोकल जुरिडिक्शन के बाहर ये भी काफ़ी मायने बात रखती है। तो अच्छे से तैयार के कहाँ किया गया हो, स्थानीय अधिकारिता के अंदर। फिर एक बार देखिए, कठिन है। आपका न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया गया हो
चाहे संज्ञे या असंज्ञे, और ऐसा अपराध उसके एपियरेंस में किया गया हो, उसकी उपस्थिति में किया गया हो, तो ऐसे कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट जो भी स्थिति हो, ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना स्वयं गिरफ्तार कर सकते हैं या स्वयं गिरफ्तार न करके किसी व्यक्ति को आदेशित कर सकते हैं कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे। यानी कि या तो स्वयं गिरफ्तार कर लें या किससे गिरफ्तार करवा लें, किसी दूसरे से, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं ये लोग, आदेश। जब ऐसा व्यक्ति अरेस्ट हो गया तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपराध बेलेबुल या जमानती है तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अगर वह प्रत्याभूत दे देता है, व्यक्ति बंद पत्र भर देता है तो छोड़ दिया जाए, और अगर बंद पत्र नहीं भरता, जमानत नहीं देता तो जेल भेजा जाएगा। अगर अपराध अजमानती है तो चाहे तो मजिस्ट्रेट जमानत दे या अभिरक्षा में भेज दे, ये मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करे। यानी कि पहला पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। स्थानीय अधिकारिता के अधिकार